राघवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं? क्योंकि ऋतु ने हमें बताया कि योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे, उन्होंने तमाम चीजों को देखा है, और किस तरह की तैयारी, क्योंकि एक सबको इंतजार प्रधानमंत्री का महाकुंभ में जो कल आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वह भी 144 साल के अद्भुत संयोग का पुण्य लेने के लिए संगम पर आ रहे हैं और संगम से संगम का संदेश देंगे। इसके पहले जब मेला शुरू हुआ था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी कुंभ में आए थे और हजारों लोगों को, लाखों लोगों को संबोधित किए थे, और तब उन्होंने 4,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात कुंभ को दिया था, इस शहर को दिया था, और उसी का देन है, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो फंड दिया, केंद्र सरकार का जो सहयोग रहा, डबल इंजन के सहयोग से आज दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला यहाँ पर लगा हुआ है। 40 करोड़ श्रद्धालुओं का एक टारगेट था, लेकिन अभी 20 दिन बाकी है मेला समाप्त होने में। अभी 38 करोड़ श्रद्धालुओं का टारगेट पूरा हो गया है, 2 करोड़ बचा है, लेकिन निश्चित तौर से ये लगभग 50 के करीब जाएगा अगर हम महाशिवरात्रि तक की बात करें तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आ रहे हैं, जिसको लेकर सारी सिक्योरिटी की बंदोबस्त कर ली गई है। खुद मुख्यमंत्री आज दौरे पर थे, भूटान के नरेश के साथ वह संगम स्नान करते हैं, हनुमान जी का दर्शन करते हैं, अक्षयवट का दर्शन करते हैं, और इसी त्रिवेणी संकुल में यहाँ पर आकर राघवेंद्र, हम वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन कल पीएम तो पहुंचेंगे ही, और आज आपको बता दें कि संगम किनारे तमाम देश और दुनिया के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भूटान नरेश भी प्रयागराज पहुंचे, उनकी कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से संगम किनारे महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए करोड़ों श्रद्धालु तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन ये भूटान नरेश की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को भी यहां आप देख सकते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद हैं। भूटान के राजा ने पहले संगम में पक्षियों को दाना खिलाया, संगम में डुबकी लगाई, इसके बाद उन्होंने वट वृक्ष और लेटे हनुमान जी के भी दर्शन किए हैं। डुबकी के दौरान की ये तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं भूटान नरेश की। तो ये तस्वीरें हैं जो महाकुंभ की आस्था को और महाकुंभ की जो भव्यता है उसे यहां दर्शाती हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ में स्नान किया है पहले भूटान नरेश ने, उसके बाद वट वृक्ष के दर्शन, फिर लेटे हनुमान जी के दर्शन किए। तो महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूटान नरेश को वर्चुअल कुंभ का दर्शन कराने लेकर के पहुंचे, जहां दोनों साथ में नाव पर बैठे चप्पू चलाते भी नजर आए, और इस दौरान सीएम योगी ने उन्हें कुंभ के महत्व और इतिहास के बारे में भी जानकारी दी। रिपोर्ट दिखाते हैं। सनातनी शक्ति, नरेश की भक्ति, उतारो मैया तेरी आरती। संगम पर सनातनियों का अद्भुत संसार, विदेशी मेहमानों की श्रद्धा अपार। महाकुंभ से मिलते सनातन के इस दिव्य रूप ने दुनिया को एक कर दिया। ये सनातन की शक्ति ही तो है कि विश्व समुदाय भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने संगम की रेती पर संगत कर रहा है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिपुर सुंदरी देवी की जय। प्रयागराज की पावन धरती पर चलने वाले महाकुंभ ने सनातन का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया। तभी तो दुनिया भर के विदेशी मेहमान कुंभ नगरी पहुंच रहे हैं। इस फहरिस्त में अब नाम जुड़ा है भूटान नरेश का, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संगम नगरी पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ, जिसने नरेश को अभिभूत कर दिया। स्वागत के बाद भूटान नरेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बोट पर सवार होकर त्रिवेणी संगम के लिए रवाना हुए। इस बीच पक्षियों को दाना खिलाते भी नजर आए। महाकुंभ में बन रहे विश्व कीर्तिमान की चर्चाओं के बीच इस आयोजन की दिव्यता भव्यता पर भूटान नरेश ने सीएम योगी से चर्चा भी की। इसके बाद वो पल आया जब 144 साल बाद बने प्रबल समय संयोग के बीच महाकुंभ 2025 में पहुंचे नरेश जिग्मेखेसर नामग्याल वांगचुक ने आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साधु संत भी मौजूद रहे। इसके बाद विधि विधान से मंत्रोच्चार के बीच विशेष पूजा अर्चना की गई। मन में बसा कर तेरे मूर्ति, उतारूं मैं मैया तेरी आरती। ये सनातन शक्ति की है
कि दुनिया भर के लोग हर तरह के सामाजिक बंधनों और भेदभाव को खत्म कर न सिर्फ संगम पहुंच रहे हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्म के समागम का साक्षात्कार भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात वक्फ संशोधन विधेयक की करेंगे। आपको बता दें, वक्फ संशोधन विधेयक पर बवाल थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जेपीसी की रिपोर्ट सोमवार को संसद में पेश होने वाली थी, लेकिन रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई। बावजूद इसके एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर संसद में जोरदार हंगामा किया, सरकार को धमकी दी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर वक्फ की जमीन छीनी गई तो ठीक नहीं होगा। ओवैसी ने बयान दिया तो बवाल भी मचा। बीजेपी और देश के तमाम संत भड़क चुके हैं। अब क्या हो रहा है इस मामले को लेकर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जगह जमीन सरकारी हो या किसानों और मंदिरों की, मनमानी तरीके से जमीनों को अपना बताने वाले वक्फ की मनमानी का अंत निकट है। तो गेम ओवर के डर से वक्फ और वक्फ का समर्थन करने वाले लोगों में डर भी है और विरोध भी कर रहे हैं। वक्फ के साथ तमाम लोग हैं जो वक्फ का काम तमाम कोता देख तिलमिला उठे हैं, लेकिन असली बेचैनी असदुद्दीन ओवैसी में देखने को मिल रही है। असदुद्दीन ओवैसी अभी तक हैदराबाद से ये कहते रहे हैं कि वक्फ कानून में संशोधन हुआ तो वो देश में इतने बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे कि पूरे देश में शाहीन बाग जैसे हालात बना देंगे। तो कल ओवैसी ने यही बात लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद भवन से कही। लोकसभा में बोलते हुए ओवैसी ने तो केंद्र सरकार को चुनौती ही दे दी और कहा कि अब हम अपनी कोई मस्जिद नहीं खोएंगे। Proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. I will not lose an inch of my dargah. I will not allow that. We will no more say and come and give a diplomatic talk over here. This is the house which I have to stand up and say honestly that my community, which you are proud Indians, it is my property, not given by anyone. You cannot snatch it away from me. Waqf is a form of a worship for me. ओवैसी की ये धमकी है या फिर वक्फ के गेम ओवर को देखते हुए डर, ये तो ओवैसी जाने। लेकिन भाईजान, मुसलमानों को वक्फ की जमीन छीने जाने के नाम पर जो डर दिखा रहे हैं, उसके पीछे की सच्चाई का खुलासा तो खुद ओवैसी एक बार कर चुके हैं। ओवैसी ने एक बार हैदराबाद में बोलते हुए खुद कहा था कि देश की 90% मस्जिदों के पास अपना अस्तित्व साबित करने के लिए कोई कागजात नहीं है। ओवैसी ये भी कह चुके हैं कि यूपी में वक्फ के पास 1.21 लाख प्रॉपर्टियां हैं, जिनमें से 1.12 लाख संपत्तियों के कागज ही नहीं है। इसके अलावा ओवैसी ने यह भी कहा था कि तेलंगाना में वक्फ के पास 33,000 संपत्तियां हैं, लेकिन 90% जमीनों के मुसलमानों के पास कोई कागजात नहीं। सच बात तो यह है कि ओवैसी जिस वक्फ बोर्ड की तरफदारी कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश तो सरकार भी कर चुकी है। यूपी सरकार ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि यूपी में वक्फ 14,000 हेक्टेयर जमीन पर अपना दावा करता है, जबकि 11,700 हेक्टेयर जमीन तो सरकार की है। मध्य प्रदेश में भी 15,000 से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी है, जिसके सत्यापन का आदेश अब मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दिया गया है। दिलचस्प बात तो यह है कि वक्फ बोर्ड में शामिल लोग कुछ तथाकथित मौलाना और असदुद्दीन ओवैसी मस्जिदों के छीने जाने का डर तो दिखा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि किन मस्जिदों पर विवाद है, क्योंकि चाहे संभल की शाही जामा मस्जिद को या मथुरा की शाही ईदगाह को या फिर बदायूं की मस्जिद, देश की कई ऐसी मस्जिदें हैं जिन पर कोर्ट में वाद चल रहा है। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि यह मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई, तो साधु संत भी ओवैसी पर भड़के हुए हैं।
साधु संतों का साफ तौर पर कहना है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। किसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, इसका सच सामने आना चाहिए। जमीन कब्जाने की फैक्ट्री बन चुकी वक्फ की मनमानी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो वैसे कह रहे हैं कि वक्फ एक्ट में जो बदलाव किया जा रहा है वो अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन है और इससे देश में अस्थिरता पैदा होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर वक्फ में संशोधन हो रहा है तो वो कानून के दायरे में हो रहा है और फिर ओवैसी क्यों देश का माहौल बिगाड़ने पर आमादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।